नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो मेरे प्यारे मित्रों, इस टॉपिक के अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स हमें देखने हैं, तो दिल थाम के बैठ जाइए। और वो सारे स्टूडेंट्स जो वर्ल्ड ज्योग्राफी में नोट्स वगैरह चाहते हैं तो अपने हाथ पे एक कॉपी और एक पेन लेके बैठ जाइए। और जो कुछ भी इस वीडियो के अंदर आपको दिखता है सब नोट कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर चाहे आप इस इंडिया लेवल में कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, चाहे फिर आप प्रिपेयर कर रहे हैं किसी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, या फिर किसी शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए, या फिर किसी वनडे एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी करे। तो वैसे तो वर्ल्ड ज्योग्राफी अपने आप में एक बहुत ज़्यादा वास्ट टॉपिक है, लेकिन आज की जो ये वीडियो है इसमें जो है हम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ सब टॉपिक्स जो मैं आपसे डील करने वाला हूँ वो बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। और जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि ये जो मैं शब्द लिख रहा हूँ, कॉन्टिनेंट्स, ओशियंस, तो अब मैं ये आप लोगों से पूछता हूँ कि आप लोग कितने टाइप की कॉन्टिनेंट्स जानते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, कॉन्टिनेंट्स कुछ नहीं होते। कॉन्टिनेंट्स एक ज़मीन के टुकड़े जो होते हैं उनको बोलते हैं हम कॉन्टिनेंट, यानी कि भूभाग। और मेरे प्यारे मित्रों, ओशियंस जो होते हैं उसको हम बोल सकते हैं जल का भाग, यानी कि पृथ्वी का वो पोर्शन, यानी कि दैट पोर्शन ऑफ अर्थ विच इज़ फिल्ड बाय वाटर। अब हम कॉन्टिनेंट्स को ही जो है डिफ्रेंशिएट कर देते हैं बहुत टाइप्स में। जैसे कि हम देखते हैं कि कहीं पर हमें माउंटेन्स देखने के लिए मिलते हैं। अब इस माउंटेन्स में जो है आप सभी को जानने को मिलेगा कि वर्ल्ड का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, एशिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो इन सारे तमाम कॉन्टिनेंट्स में कौन कौन से पोर्शन हैं जो सबसे ऊंचाई पर स्थित है, उसी को हमने माउंटेन्स का नाम दिया। फिर आपने एक ये भी सुना होगा, इसको मैं बोल रहा हूँ प्लेट्यू, यानी कि पठार। तो ये भी जो है कॉन्टिनेंट का ही एक सब टाइप है, पहला माउंटेन फिर दूसरा प्लेट्यू। तो आप लोगों के जहन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि माउंटेन और प्लेट्यू में अंतर क्या होता है, और नहीं उठ रहा है तो उठना चाहिए। और इसके बाद आपको जो हम और फिजिकल टाइप से अगर बांट दे कॉन्टिनेंट्स को, तो हम देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारे हमने बोला कि उनको हमारे पास बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। तो आप मुझे बताइएगा कि हमारे वर्ल्ड में, इस संसार में जहां हम रह रहे हैं, टोटल हमारे पास ऐसी कितनी कंट्रीज़ हैं। कंट्रीज़ को हम ऑफिशियल नाम से जानते हैं जिसे हम बोलते हैं स्टेट। और स्टेट की डेफिनेशन अपने आप में एक बहुत समझ वाली बात है कि स्टेट उसको बोलेंगे, ध्यान से सुनिएगा इस बात को जो मैं कहने जा रहा हूँ, स्टेट उसको बोलेंगे जिसकी अपनी एक डेफिनाइट टेरिटरी हो, एक सर्टेन पॉपुलेशन हो, उस पॉपुलेशन को एक गवर्नमेंट द्वारा रूल किया जा रहा हो, रन किया जा रहा हो। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात कंट्रीज या स्टेट में आती है कि वो सोवेरेन हो, यानी कि संप्रभु हो, यानी कि किसी और के डोमिनियन में ना आ रही हो, यानी कि अपना खुद का वहाँ पे रूल हो, तो उसको हम बोलेंगे कि वो एक कंट्री है। और साथ में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो स्टेट है ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज हो, कि दुनिया में इसकी अच्छे से पहचान हो कि फलानी जगह पे इंडिया नाम की एक कंट्री है जहाँ पे 125 करोड़ की आबादी रहती है, एक डेफिनाइट टेरिटरी है, वहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट या कांग्रेस गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट जो है रूल कर रही है, वो अपने आप में एक सोवरेन कंट्री है, किसी के अंडर जो है किसी के अंडर काम नहीं करती, अपने खुद का शासन चलाती है, और इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज भी है, यानी कि पूरी दुनिया भर में उसकी अच्छी एक पहचान है। अब यहाँ पे जो मैंने ये टॉपिक बोला है, ये जो वर्ड बोला है इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज, ये जो है इट शैल बी इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज बाय यूएन, यूनाइटेड नेशन द्वारा ये कंट्रीज जो है रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। और अभी फॉर द टाइम बीइंग, अभी एट प्रेजेंट देयर आर टोटल 195 कंट्रीज विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय यूएन, यानी कि यूनाइटेड नेशंस।
इन 195 कंट्रीज़ में से 193 जो हैं कंट्रीज़ वो मेंबर हैं यूनाइटेड नेशंस की, और 2 कंट्रीज़ जो हैं वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रही हैं, वो अभी मेंबर नहीं है। और वो कंट्रीज़ कौन सी हैं? एक है वेटिकन सिटी, ठीक है, सबसे समृद्ध देश इसे बोला जाता है। इसी वेटिकन सिटी को हम होली सी नाम से भी जानते हैं। अभी मैप में भी मैं इसकी लोकेशन आपको दिखा दूंगा। और दूसरा है स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन, ठीक है। और ये उन विद्यार्थियों के लिए है कि जो यूएन को नहीं जानते, इसको यूनाइटेड नेशन बोलते हैं, तो एक बार इसके बारे में गहन अध्ययन कर लीजिएगा, या नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। इस पे एक सेपरेट वीडियो अपने आप में बन सकती है। वापस चलते हैं हम अपने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, कॉन्टिनेंट्स। तो चलिए यहाँ पे बात कर ही लेते हैं। कॉन्टिनेंट्स जो है यानी कि भूभाग, ये सामने आपके वर्ल्ड मैप है। इसमें जितना भी शेडेड पोर्शन है इसी को बोलते हैं जमीन, यानी कि लैंड मास, यानी कि कॉन्टिनेंट। तो ध्यान से देखिए इस मैप को एक बार। जितना भी पोर्शन आपको दिख रहा है ऊपर, यहाँ पे जहाँ नॉर्थ अमेरिका लिखा है, साउथ अमेरिका लिखा है, ये अफ्रीका है, इधर यूरोप है, इधर एशिया है, नीचे ऑस्ट्रेलिया है। ऊपर एक पोर्शन आपको दिख रहा होगा ग्रीनलैंड, नीचे एक पोर्शन है सबसे नीचे, ये रहा अंटार्कटिका, ठीक है। तो इन्हीं सबको हमने बोल दिया कॉन्टिनेंट्स। और ओशन तो आप जानते ही हैं, यानी कि वो एरिया जो पानी से भरा हुआ है, यानी कि ये सारा जो जितना भी पानी से भरा हुआ है, जैसे इंडियन ओशन है, नॉर्थ पैसिफिक ओशन है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, ये एस शेप में जो है साउथ अटलांटिक ओशन है, एक नीचे सदर्न ओशन भी आपको दिख रहा है यहाँ पे ये, और एक आपको वहाँ पे ऊपर जो है आर्कटिक ओशन भी दिख रहा होगा। इसी को मैं आपको ग्लोब के फॉर्म में दिखा देता हूँ। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, इधर एशिया कॉन्टिनेंट है, इधर यूरोप कॉन्टिनेंट है, इधर ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, यानी कि एक बहुत बड़ा ज़मीन का टुकड़ा है जिसको ऑस्ट्रेलिया हम बोल रहे हैं। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा टुकड़ा नॉर्थ अमेरिका, एक बहुत बड़ा ज़मीन का टुकड़ा साउथ अमेरिका। अब इसी नॉर्थ अमेरिका में हमें बहुत सारी कंट्रीज़ देखने के लिए मिलेंगी, इसी साउथ अमेरिका में हमें बहुत सारी कंट्रीज़ देखने के लिए मिलेंगी। अफ्रीका, इसको डार्क कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है। वो क्यों बोला जाता है अभी आगे चल के आपको सब बताएंगे इस वीडियो पे। यूरोप, जहाँ पे इंग्लैंड, लंदन, इटली, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, पोलैंड, ये सारी जो है तमाम कंट्रीज आती हैं। एशिया, जहाँ पे हमारा प्यारा भारत आता है। एशिया के पड़ोसी देश चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया के पड़ोसी देश। और एक इम्पॉर्टेंट कंट्री मैं आपको यहाँ पे ये भी दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, ये नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका से जस्ट सटा हुआ ये वाला जो पोर्शन है अलास्का, ये मैं आपको बता दूं, अलास्का पहले इधर रशिया का हुआ करता था, ठीक है। ये एक ही चीज़ है पूरी, ये एक मैप के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ। ये ग्लोब में आपको बहुत अच्छे से दिखेगा। जैसे ये है अलास्का, मैं आपको दिखा रहा था, ये नॉर्थ अमेरिका से जुड़ा हुआ ये पोर्शन है अलास्का। अलास्का पहले पोर्शन हुआ करता था रशिया का, फिर रशिया ने जो है 1880s के आसपास अलास्का को बेच डाला, क्योंकि यहाँ पे माना जाता था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती थी। और अलास्का को और रशिया को जो है युद्ध करना था, किसी से वॉर करना था, और उस वॉर करने के लिए चाहिए थे पैसे। अब पैसे रशिया पे थे नहीं, तो उस समय अमेरिका जो है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इससे माना जाता है कि रशिया बहुत अच्छा फ्रेंड है अमेरिका का। और 1880s के पास पे नॉर्थ अमेरिका से एक डील करके ये अलास्का वाला लैंड एरिया बेच दिया। तो मेरे प्यारे मित्रों, जितना भी मैंने अभी आपको ये स्टोरी टाइप की बताई, ये आप लोगों के लिए बेहद ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कॉन्टिनेंट्स जो हैं, मैं आपको बता दूं कि हमारे पास टोटल कॉन्टिनेंट्स कितने हैं। अभी तक तो आपने देख लिया होगा, आपको मैंने मैप के थ्रू भी दिखा दिया। तो मेरे साथ साथ यहाँ पर देखिएगा, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, फिर आपको देखने के लिए मिलेगा एशिया, यूरोप, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। अब इसको जो है हम अरेंज करेंगे कि इनमें सबसे बड़ा कौन, सबसे ज़्यादा एरिया किसके पास, सबसे कम एरिया किसके पास। ये एक ब्रीफ में मैंने आपको बता दिया कि इतने हमारे पास कॉन्टिनेंट्स अभी प्रेजेंट पे देखने के लिए मिल रहे हैं। अगर मैं आपको और बता दूं विस्तृत जानकारी के लिए आपके लिए, कि 1991 से लेकर 1995 के बीच में एक सोच चल रहा था। तो आपने देखा होगा, ये जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है,
इसी के पास पे एक न्यूजीलैंड करके कंट्री है, और वहाँ पर एक शोध से पता चला था, जो न्यूजीलैंड की सरकार थी उन्होंने एक शोध करवाया था और उसमें पता चला था कि न्यूजीलैंड के आसपास, ध्यान से देखिएगा, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये यहाँ पे न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड के आसपास ऊपर यहाँ से यहाँ पे माना जा रहा है, ये न्यू कैलिडोनिया आपको दिख रहा है, ठीक है, माना जा रहा है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा लैंड मास है जो कि पानी में सबमर्ज्ड है। और ये चीज़ अगर सही पाई जाती है तो फिर आपको पता चलेगा कि हमारे पास टोटल 8 कॉन्टिनेंट्स हो जाएंगे, लेकिन अभी नहीं है। अभी कितने हैं हमारे पास? अभी 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। ये आप लोग का होमवर्क है कि इसको जो है आप बड़े से छोटा करें। 8वां कॉन्टिनेंट कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा, उसको बोल रहे हैं हम, नाम दे रहे हैं जीलैंडिया, ठीक है। जीलैंडिया का सिर्फ 10% एरिया जो है विजिबल है, जिसमें न्यूजीलैंड वगैरह आ रहा है, और जो मैंने, जैसे कि मैंने आपको अभी अभी दिखाया, न्यूजीलैंड और न्यू कैलिडोनिया, ये दोनों एरिया मिलके इस जीलैंडिया का 10% कंप्राइज करते हैं। बाकी का आप ये समझ लीजिए 90% पानी, 90% जो इसका पोर्शन है वो पानी में डूबा हुआ है। अब साथ ही साथ एक यहाँ पे मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूँ जो आपको बहुत अच्छे से देखना है। मान लीजिए ये मैं बना रहा हूँ एक गोला, ठीक है, जिसे हम अर्थ बोल लेते हैं, जो मैंने अभी आपको ग्लोब दिखाया था, ये समझ लीजिए, ठीक है। ध्यान से देखिएगा इस ग्लोब को। ये ग्लोब के बीचों बीच में से एक लाइन जाती है, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ इक्वेटर, यानी कि भूमध्य रेखा, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इक्वेटर, हिंदी में बोलते हैं भूमध्य रेखा। ये एक हमने इमेजनरी लाइन ड्रॉ की है अर्थ को पढ़ने के लिए, बीच में इसको हम 0 डिग्री से डिनोट करते हैं। फिर आपने सुना होगा कि एक कर्क रेखा होती है, एक मकर रेखा होती है। तो 0 डिग्री से हर 1 डिग्री ऊपर जाते जाते जहाँ पे हम देखेंगे 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री पे हम एक इमेजनरी लाइन और ड्रॉ करते हैं, उसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। वहीं से इक्वेटर से हम नीचे जब आते हैं तो 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे करके जब 23.5 डिग्री हम पहुंच जाते हैं, उसको बोलते हैं 23.5 डिग्री, यानी कि 23.5 डिग्री। इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है गाइस, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि इसको हम बोलेंगे कर्क रेखा, कर्क रेखा। और नीचे जो 23.5 डिग्री साउथ में है, इक्वेटर के साउथ में, इक्वेटर के नॉर्थ में, इक्वेटर के साउथ में, इक्वेटर के साउथ में जो हमने इमेजनरी लाइन ड्रॉ की है 23.5 डिग्री में, उसको हम बोल रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये जो वर्ड है ट्रॉपिक ऑफ, इसको ध्यान से देखिएगा। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी खासियत बताता हूँ इसके बारे में, कि जो सन है ना, सन की जो रेज होती है ना, वो डायरेक्टली फॉल करती हैं इस एरिया पे, जो इस एरिया को बहुत प्रतिकूल बनाता है, बहुत ही ज़्यादा सूटेबल बनाता है। किस चीज़ के लिए? हर एक चीज़ के लिए। बहुत अच्छे से बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है, बहुत अच्छी एग्रीकल्चर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। यहाँ की जो लैंड फॉर्म्स हैं, यहाँ पे जो पहाड़ हैं, यहाँ पे जो प्लेन्स हैं, यहाँ पे जो नदियाँ हैं, ये लैंड सूटेबल करती है इस एरिया को कि यहाँ पे जो है बहुत अच्छी आबादी रहती है। तो इस चीज़ को जो आप पक्का समझिएगा, जो मैं अभी आपको कहने जा रहा हूँ, कि जब सनरेज यहाँ पे डायरेक्टली फॉल करती हैं तो ये एरिया बहुत बढ़िया मानी जाती है। इसी जो हमने यहाँ पे सर्किल ड्रॉ किया था, द सर्किल विच आई हैव ड्रॉन्ड है, इसी के बिल्कुल नॉर्थ साइड पे यहाँ पर जाते हैं, इस पर्टिकुलर एरिया को बोलते हैं हम नॉर्थ पोल, और बिल्कुल साउथ में जाते हैं, इसको बोलते हैं साउथ पोल। अगर हिंदी में बोले तो इसे बोलेंगे उत्तरी ध्रुव, इसे बोलेंगे दक्षिणी ध्रुव। यहाँ पर एक लाइन और हम ड्रॉ करते हैं, जो कि लंदन से बीचों बीच से गुजरती है। लंदन में एक लेबोरेटरी है, ग्रीनविच लेबोरेटरी बोलते हैं जिसे। यहाँ से दिनों का निस्तारण होता है, यहाँ से डेट्स डिसाइड होती हैं।
तो ये सारी चीज़ें अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसे आप देख रहे हैं कि सनरेज़ यहाँ पे पड़ रही है, सनरेज़ जब डायरेक्टली यहाँ पे पड़ रही हैं तो यहाँ पे जो है थोड़ा रीजन जो है गर्म होगा, और जैसे जैसे ऊपर जैसे सनरेज़ जाएंगी तो यहाँ पे जाहिर से बात है जब सनरेज़ उतनी अमाउंट में पड़ेगी नहीं तो ये वाला रीजन कोल्ड होगा। यूरोप जो है इसी रीजन पे आता है। नीचे अगर आप देखेंगे अंटार्कटिका यहीं पर आता है, जहाँ पे यूरोप की पेंगुइन रहते हैं, बहुत ज़्यादा बर्फ़ रहती है, ढका रहता है साल भर बर्फ़ से, और बहुत सारी कंट्रीज़ के यहाँ पे रिसर्च सेंटर भी हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, अगर अभी तक आप देख रहे हैं इस वीडियो को, आपको इंटरेस्ट अगर आ रहा है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग आगे तक इसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो पूरी की पूरी ज्ञान से भरी हुई है। अगर आप जो है इसको पूरा देखते हैं तो आप एक अच्छा खासा नॉलेज अपने आप में रख सकते हैं। और मैं दावा करता हूँ कि आप लोग को बहुत सारी चीज़ें वीडियो के लास्ट तक ऐसी पता हो जाएंगी जो आपको आज तक नहीं मालूम होगी। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ग्रीनविच एक लेबोरेटरी है लंदन पे। और आपको मैं बता दूं कि ये जो ज्योग्राफी है अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें आपको बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स देखने के लिए मिलते हैं, जैसे माउंटेन्स, वॉल्केनोज, डेजर्ट्स, स्ट्रेट्स, आइलैंड्स, एटमॉस्फेयर, लेक्स, रिवर्स, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर जानने के लिए मिलेंगी। जैसे कि इसी वीडियो में आपको मिल जाएंगी कि व्हाट आर द मेजर रिवर्स, व्हाट आर द मेजर लेक्स। और हाँ, एक चीज़, इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारी प्राइमरी सेक्टर है एग्रीकल्चर, इसके बारे में तो मैं बात करना ही भूल गया। ये जो ज़मीन वगैरह जितनी भी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सब एग्रीकल्चर, इससे जितना से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा दुनिया उतने अच्छे से सर्वाइव कर पाएगी। फिर इन्हीं ज़मीनों के ऊपर इंडस्ट्रीज़ बनेंगी, जिसमें से बहुत सारी फूड इंडस्ट्री भी होगी, जहाँ पे लाखों लाखों टनों के हिसाब से ऑयल का प्रोडक्शन होगा, गेहूँ यानी कि आटे का प्रोडक्शन होगा, चावल का प्रोडक्शन होगा। और इन्हीं चीज़ों से बहुत डिफरेंट चीज़ें बनाई जाएंगी, और भी बहुत तमाम तरीके की इंडस्ट्रीज़ जो कि इन्हीं भूभाग पे सिचुएट होंगी। फिर आपको ग्लेशियर्स, ये भी आपको ज्योग्राफी में जानने के लिए मिलता है। तो चलिए, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जानने के लिए मिलेंगी। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, आप बहुत फॉर्चुनेट हैं कि आप इस वीडियो पे हैं, आप इस चैनल पे हैं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपको मेरी तहे दिल से दरख्वास्त है कि इस वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, अपने जितने भी नोन अननोन पर्सन है उसके साथ आप लोग शेयर कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा होगा। यहाँ पे जो मैं नाम लिखने जा रहा हूँ आप लोग इसको जानते होंगे, मैं ये मान के चल रहा हूँ। कोलंबस, आप लोग इसको भी जानते होंगे, मैं ये भी मान के चल रहा हूँ। वास्को डी गामा। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम मैं लिखने जा रहा हूँ, शायद आपने सुना हो, नहीं सुना है तो अभी ध्यान से देख लीजिएगा। अमेरिगो वेस्पुसी, ठीक है। ये तीनों की तीनों ना यूरोपियंस हैं, और आप यकीन मानिए इन लोगों में इतनी ज़्यादा खुजली थी कि ये तीन के तीनों को भारत की खोज करनी थी। इंडिया, हमारा प्यारा भारत, एक समृद्ध, एक सोने की चिड़िया हुआ करता था, पहले से आप सभी जानते हैं। तो सबसे पहले कोलंबस जो है, इसका पूरा नाम मैं आपको बताऊं, क्रिस्टोफर कोलंबस। ये रहने वाला इटली का। तो ये एक एफर्ट करता है 1492 में। ये क्या करता है, ये एक सेलर होता है, यानी कि ये एक हमारी तरह एक लौंडा होता है। जैसे हर किसी पर्सन को एक 18-19 साल की एज में, 16-17 साल की एज में कुछ हॉबीज़ होती हैं। किसी को बाइक राइडिंग की हॉबी होती है, किसी को कार राइडिंग की हॉबी होती है, किसी को प्लेन चलाने का मन करता है। तो वैसे ही इसको उस समय 1492 में ये एयर, जरा गौर फरमाइएगा, यहाँ पे ना तो मोटर कार हुआ करती थी, ना कोई बाइक हुआ करती थी, ना कोई प्लेन हुआ करता था। उस समय ट्रैवल करने का एकमात्र साधन हुआ करता था, वो होती थी नाव, या जिसको हम शिप भी बोलते हैं, ठीक है। तो कोलंबस के पास भी एक शिप हुआ करती थी। अब ये इस शिप से इधर उधर घुमा करता था,
कहीं से इसके कानों में खबर आई कि इंडिया नाम की कोई कंट्री है और बहुत ज़्यादा रिच है, सब कुछ होता है वहाँ। तो ये भाई साहब अपनी शिप उठा के चल दिए इंडिया की खोज में कि मैं इंडिया को ढूंढूंगा, आखिर इंडिया है कहाँ। और माना ये भी जाता है कि ये जो शिप थी, 3 शिप का मैं आपको नाम बताऊंगा, नीना, पिंटा, सांता मारिया। तो ये जब 1492 में इंडिया की खोज के लिए निकला था, तो ये माना जाता है कि इसकी 3 शिप में से सांता मारिया शिप को ये लेके निकला था। पिंटा जो नाम है ना, ये इसकी जो नाव में पेंट हुआ करता था, इसलिए इसकी नाव का नाम पिंटा। तो एक मैं छोटी सी लिटिल इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा इसको। ये क्रिस्टोफर कोलंबस की शिप थी, जिसको हम बोल रहे, ये शिप क्या थी, नाव है, ठीक है, सांता मरिया इस नाव का नाम। तो इस नाव को लेकर ये निकल जाता है इंडिया की खोज में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसको देखिए, ये सामने आपको यहाँ पे दिख रही है इटली। कहाँ पे दिख रही है, ये रही इटली से 1492 में निकला था इंडिया को देखने। और इंडिया को देखते देखते ये जो है यहाँ से निकलता है अपनी नाव लेके इटली से, और अपनी एक छोटी सी नाव लेके ये पहुँच जाता है यहाँ पर, ऐसे करके 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 ये भटक के पहुँच जाता है ये वाले पोर्शन पे। यहाँ पे आपको दिख रहा है, लिखा हुआ है बहामास आइलैंड। यहाँ पर पहुँचता है, यहाँ पर पहुँच के यहाँ के जो लोग होते हैं इनसे मिलता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बहामास, नसाउ, ये सब, ये जो है बहामास, इस वाले पोर्शन पे ये पहुँचता है कोलंबस। और इसको यहाँ पे लग के ऐसा लगता है, क्योंकि ये होता है यूरोप का, वहाँ पे होता है ठंडा, वहाँ पे होते हैं लोगों का कलर होता है गोरा। ये यहाँ पहुँचता है, यहाँ के नेटिव लोगों से मिलता है, तो इसे लगता है कि मैं इंडिया पहुँच गया, क्योंकि ये रंग में थोड़े से ज़्यादा तो नहीं, थोड़े से जो इनका कलर डार्क होता है इनके कंपैरिजन में, अंग्रेज़ों के कंपैरिजन में। और फिर ये अपनी बोट से यहाँ पे उतरता है, यहाँ पे भ्रमण वगैरह करता है और बोलता है कि मैं इंडिया पहुँच गया, क्योंकि यहाँ के इंडिया के लोगों का कलर जो था वो थोड़ा थोड़ा रेड था दिखने में, यानी कि जैसे हमारा होता है स्किन का कलर नॉर्मल, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट वगैरह डायरेक्ट पड़ रही है। इक्वेटर के पास वाला ये जो रीजन है, इक्वेटर के पास वाला है, बहामास इक्वेटर से जस्ट ऊपर है, और यहाँ पे जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के से नीचे है, ठीक है। तो यहाँ पे सनलाइट जो है काफ़ी अच्छी अमाउंट में पड़ती है। लोग बेचारे खेती करने वाले, धूप वूप में काम करने वाले काले हो जाते, इसलिए लाल पड़ जाता उनका चेहरा, उनकी स्किन। इसलिए कोलंबस को लगा कि ये तो रेड इंडियंस हैं। तो 12 अक्टूबर का वो दिन होता है जब ये यहाँ पर पहुँचता है और नाम देता है यहाँ के लोगों को रेड इंडियंस। 4 बार ये ट्रैवल करता है, 4 बार ट्रैवल करके ये नॉर्थ अमेरिका चले जाता है, और इसको लगता है कि मैं इंडिया में हूँ। सोचिए कितना भूला भटका इंसान होता है ये। फिर बात करते हैं वास्को डी गामा की। ये भाई साहब 1498 में अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कोलंबस भाई साहब जो थे वो इटली के थे, तो वैसे ही वास्को डी गामा सर पोर्तुगीज के थे, यानी कि ये पुर्तगाल के थे। दिन था 8 जुलाई 1497। ये भाई साहब पुर्तगाल से निकले और निकलते निकलते बिल्कुल सही जगह पहुंचे। दिन था 20 मई 1498 का। तो आपको मैं बता दूं कि पुर्तगाल की कैपिटल है लिस्बन। इस लिस्बन से ये इस तारीख को 8 जुलाई को निकला, और निकलते निकलते आप लगा सकते हैं कि 1 साल इसको लग गए सी में ट्रैवल करते करते। ये जो है केप ऑफ गुड होप, आप लोगों ने आई थिंक नाम सुना होगा, यहाँ पहुँचता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। दिखाने से पहले आप लोग को मैं बता देता हूँ इसकी बोट का नाम, ये कौन कौन सी नाव लेके अपनी यात्रा में निकला था। ये भी एक सन की इंसान था, अच्छे घर से था, तो इसलिए ट्रैवल वगैरह करना इसके लिए आसान सी बात थी। साओ गैब्रियल, साओ राफेल, ये दोनों इसकी नावों का नाम था। अब मैं आपको दिखाता हूँ मैप में। वास्को डी गामा 1498 में जब पहुंचा था तो ये रहा पुर्तगाल, पुर्तगाल का लिस्बन,
ध्यान से देखिएगा, ये रहा पुर्तगाल का लिस्बन, यहाँ से निकलता है। नीचे ही अफ्रीका है, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप यहाँ से निकलता है। तो आपको दिखेगा यहाँ पे नीचे केप ऑफ गुड होप है। यहाँ से निकला और निकलते यहाँ पे पहुँचता है केप ऑफ गुड होप। यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करता है, क्योंकि भाई 1 साल का वॉयस था, एक दिन में तो पहुँच नहीं गया होगा। यहाँ पे रेस्ट करने के बाद ये निकलता है, यहाँ से आज के जो कैलीकट, जो केरला वाला पोर्शन है, यहाँ पहुँच जाता है। तो ये भाई साहब कहाँ पहुँच जाते हैं? 1498 को, 20 मई 1498 को कैलीकट। आज के प्रेजेंट डे की अगर मैं बात करूं तो केरला में ये है। फिर ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो कमेंट में मुझे बता दीजिएगा कि केरला में किसके वहाँ पहुँचता है, कौन सा राजा उसका स्वागत करता है। तो फॉर द टाइम बिंग फर्स्ट जो यूरोपियन होता है वो ये होता है वास्को डी गामा, क्योंकि कोलंबस सर तो कहाँ पहुँच जाते हैं? नॉर्थ अमेरिका पहुँच जाते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि कोलंबस क्या कभी इंडिया आया था, तो आपका जवाब होना चाहिए नहीं, वो तो नॉर्थ अमेरिका चला गया था। फिर ये भाई साहब की बात करते हैं, अमेरिगो वेस्पुसी की। ये भाई साहब भी इटली के थे, और आपको बता दूं कि इन्हीं के नाम पे अमेरिका का नाम पड़ा है। जैसे कि आप नाम से देख सकते हैं अमेरिगो, तो यहीं से अमेरिका का नाम पड़ा है। इन्होंने ही एक मैगजीन में पब्लिश किया था कि मैं इंडिया की खोज करने गया था, लेकिन मैं पहुंचा जिस एरिया, वो एरिया इंडिया नहीं है। तो इन तीनों को ही हमें कैटेगरी में डाल सकते हैं कि ये इनका प्रोफेशन क्या था। ये एक्सप्लोरर थे, ये जगहों को एक्सप्लोर करते थे, ये नेविगेटर थे, ठीक है, नाव के द्वारा कहीं भी पहुंच जाते थे, ठीक है। तो ओवरऑल मैं आपको इनके बारे में इसलिए मैंने आपको बताया कि यहाँ से धीरे धीरे कॉन्टिनेंट्स वगैरह का जो है एक क्राइटेरिया डेवलप होना शुरू हो गया। इन्होंने अमेरिका कॉन्टिनेंट की जब खोज की तो इन्होंने नाम दिया कि ये तो न्यू वर्ल्ड है। क्या है ये? एक न्यू वर्ल्ड। तो आई थिंक इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी रेलिवेंट होगी। हम बात कर रहे हैं हमारे इंडियन कंटेक्स्ट से, तो इंडियन कंटेक्स्ट को जानने से पहले ये सब चीज़ें जाननी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। फिर आपको वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि हमारे पास टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। फिर एक बात मैं आपको बता रहा था, ओशियंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? जल भाग मैंने बोला था, इसे महासागर भी बोलते हैं। यहाँ पर मैं आपको ओशियंस के बारे में बताता हूँ। महासागर, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने अभी तक इसको अरेंज कर लिया होगा कि सबसे ज़्यादा लैंड मास किस कॉन्टिनेंट के पास है, सबसे छोटा लैंड मास सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है। तो ओशियंस की अगर बात करें तो हमारे पास 5 ओशियंस हैं। अगर इनकी नाम की हम बात करें तो पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर, अटलांटिक ओशियन यानी कि अटलांटिक महासागर, इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर, आर्कटिक ओशियन यानी कि आर्कटिक महासागर, और एक है हमारा सदर्न ओशियन। चलते हैं मैप पे, आपको दिखाते हैं। ये जो एस शेप में आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये पूरा का पूरा है अटलांटिक ओशियन, क्योंकि कुछ पोर्शन इक्वेटर के ऊपर है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, और कुछ पोर्शन नीचे है, उसे बोलते हैं साउथ अटलांटिक ओशियन। यहाँ पे कंट्रीज को आप अच्छे से ऑब्जर्व कर लीजिएगा। पैसिफिक ओशियन की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, साउथ पैसिफिक ओशियन। ओशियन एक ही है, नॉर्थ डायरेक्शन में है, साउथ डायरेक्शन में। फिर हमारा प्यारा इंडियन ओशियन, इंडिया के नाम पे नाम पड़ा इंडियन ओशियन। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया जो है कंट्री अपने आप में बहुत यूनिक है। इसके पीछे इतिहास है कि पुराने टाइम से बहुत सारे लोग इस कंट्री को पाने के चक्कर में लड़ते थे। तो मैंने आपको अटलांटिक ओशियन दिखाया, पैसिफिक ओशियन दिखाया। ऊपर अगर आप देखेंगे तो वो है आर्कटिक ओशियन। मैंने आपको इंडियन ओशियन दिखाया, अटलांटिक दिखाया, पैसिफिक दिखाया, ऊपर दिखाया आर्कटिक ओशियन, नीचे है सदर्न ओशियन। ये आपको दिख रहा है सदर्न ओशियन, यहां पर है, बिल्कुल साउथ पोल की तरफ,
जहाँ पे अंटार्कटिका आपको दिखेगा वहाँ पर है साउथ ओशियन, सदर्न ओशियन। तो ये हमारे 5 ओशियंस हो गए। तो मेरे प्यारे मित्रों, अब वो घड़ी आ चुकी है कि इन कॉन्टिनेंट्स को अरेंज किया जाए, पॉपुलेशन वाइज भी और एरिया वाइज भी। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कॉन्टिनेंट्स पॉपुलेशन वाइज कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस कॉन्टिनेंट में है, और एरिया वाइज सबसे ज़्यादा एरिया किस कॉन्टिनेंट के पास है। ठीक है, तो क्योंकि मैंने आपको वो वाला डायग्राम समझाया था, ये वाला, इस वाले पोर्शन में बताया था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला पोर्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो जाहिर सी बात है कि पॉपुलेशन भी जो है सबसे ज़्यादा यहीं पर होगी। तो यूरोप को तो हम छोड़ देते हैं कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ पे होगी, और भी अगर हम बात करें अंटार्कटिका तो उसको भी छोड़ देते हैं, वहाँ पे भी पॉपुलेशन नहीं होगी ज़्यादा। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपका मैं एक और चीज़ क्लियर करूँगा कि मान लीजिए हमारे अर्थ में 100% एरिया है। ठीक है, वो तो है ही, मानना क्या है उसमें। हमारे कॉन्टिनेंट में, यानी कि जितने भी कॉन्टिनेंट मैंने आपको दिखाए, ये वाले सब मिलके जो है 100% एरिया कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो सबसे ज़्यादा पहले एरिया वाइज चलते हैं। सबसे ज़्यादा एरिया किस कॉन्टिनेंट के पास है? वो है एशिया के पास। एशिया के बाद आता है अफ्रीका, अफ्रीका के बाद नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर अंटार्कटिक, फिर यूरोप और फिर ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा था 100% एरिया वाला, इस 100% में से एशिया ने सिर्फ लगभग 30% एरिया घेरा है। और अगर स्पेसिफिक बताऊं तो 29.32%। अफ्रीका ने 20.32%, नॉर्थ अमेरिका के पास है 16.39% एरिया, साउथ अमेरिका के पास 11.94%, यानी कि 12% एरिया आप मान सकते हैं। अंटार्कटिक के पास करीबन 9.19%, यानी कि 9% आप अप्रॉक्स मान सकते हैं। यूरोप की अगर बात करें तो 6.82%, और ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो सिर्फ 6.3%। फिर अगर मैं ये जो हमने एरिया वाइज देख लिया, ठीक है, कि इतनी एरिया ये वाले सारे कॉन्टिनेंट्स कंक्लूड करते हैं अपने आप में। पॉपुलेशन वाइज की अगर बात करें तो पॉपुलेशन वाइज में भी सबसे नंबर 1 में आ जाएगा एशिया, यानी कि आप कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा आबादी वाला क्षेत्र एशिया। और पूरी वर्ल्ड पॉपुलेशन की करीबन 62% जो है वो एशिया में लोग रहते हैं। और एशिया में ही आपको पता है इंडिया, चाइना, ये दोनों मेन कंट्री हैं, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जिनकी है। तो 62% एशिया। और यहाँ पे जो अभी मैं नीचे बता रहा हूँ इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने लिखा तो है ही, अफ्रीका के पास जो है 15.64% पॉपुलेशन अफ्रीका में रहती है। तो ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी अपने आप में एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको सब पता चलता है कि कौन ज़्यादा कौन कम, सबसे ज़्यादा कम, सबसे ज़्यादा, सबसे कम। ठीक है, फिर अफ्रीका के बाद यूरोप आ जाता है। अब देखिए कैसे यहाँ पे फेरबदल हो गया। पहले नॉर्थ अमेरिका था अफ्रीका के बाद। अब पॉपुलेशन वाइज बात करें तो यूरोप में अफ्रीका के बाद सबसे ज़्यादा आबादी रहती है और 8.41%। ठीक है, ये सारी की सारी जो परसेंटेज क्राइटेरिया आ रही है आउट ऑफ 100% में से। यूरोप के बाद साउथ अमेरिका, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका नहीं, साउथ अमेरिका में देखिएगा, नॉर्थ अमेरिका में करीबन 7.83%। ठीक है, फिर साउथ अमेरिका की अगर बात करें तो यानी दक्षिण अमेरिका 5.61% पॉपुलेशन। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें 0.50%। और अगर अंटार्कटिका की बात करें तो
0.01%, बहुत ही कम, नाम मात्र की, क्योंकि रहने लायक कंडीशन होती नहीं, पूरे साल बर्फ़ से ढका रहता है, -60 तक टेम्परेचर होता है। तो ये चीज़ जो है आपने देख ली है पॉपुलेशन वाइज और एरिया वाइज। तो मेरे प्यारे मित्रों, ये सब टॉपिक कवर करने के बाद इसको अच्छे से हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो है हमारा प्लैनेट अर्थ, ये हमने बीच में इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी, हमने इसको बोला इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा से इक्वेटर से 23 डिग्री हाफ ऊपर नॉर्थ में हमने बोला कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा। इक्वेटर से 23.5 साउथ में आप देखोगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी कि मकर रेखा। तो आगे भी मैंने आपको बताया था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच वाला जो क्षेत्र होता है उसे बोलते हैं टॉरिड जोन। क्या बोलते हैं? और यहाँ पे हिंदी में मैं नाम लिखने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, या फिर इसे हम बोल सकते हैं ट्रॉपिकल रीजन भी बोल सकते हैं। ठीक है, इतने सारे नाम मैंने आपको बता दिए। ये हमारी भूमध्य रेखा इक्वेटर, ये हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन मकर रेखा, ये हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा। अब इस 23.5 डिग्री से ऊपर करीबन 66.5 डिग्री नॉर्थ इसलिए क्योंकि इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ है। इक्वेटर से 66.5 डिग्री साउथ की तरफ एक और लाइन है। यहाँ पे जो है ना, ये वाला जो पोर्शन है 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री में, इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन, टेम्परेट रीजन। ये टेम्परेट रीजन आपको 23.5 डिग्री से ऊपर नॉर्थ की तरफ भी दिखेगा, 23.5 डिग्री साउथ यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से नीचे भी दिखेगा 66.5 डिग्री तक। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? टेम्परेट जोन। ये वाला है ट्रॉपिकल जोन, ये वाला है यहाँ से यहाँ तक ट्रॉपिकल जोन, समझ गए? यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक है टेम्परेट जोन। इसकी अलग अपनी विशेषताएं हैं, और विशेषताएं क्या हैं कि वही जो सन है ना, यही विशेषताएं हैं। यहाँ से जो डायरेक्ट सन रेज फॉल कर रही हैं और यहाँ पे जो है थोड़ी कम फॉल कर रही हैं, यहाँ पे और कम फॉल कर रही हैं। ठीक है, समझ गए आप? और जहाँ पे सन रेज जो है कम फॉल करेंगी वहाँ पे कम गर्म होगा, वहाँ पे, और जहाँ पे सबसे ज़्यादा जहाँ पे सबसे कम सन रेज फॉल करेंगी वहाँ पे ठंडा होगा, वहाँ पे बर्फ़ जमी होगी। सिंपल सी बात, सिंपल साइंस। टेम्परेट जोन से ऊपर होता है एक फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड यानी कि बर्फ़ से जमा हुआ जोन। फ्रिजिड जोन 66.5 डिग्री से ऊपर का पोर्शन भी फ्रिजिड जोन कहलाएगा, 66.5 डिग्री साउथ से नीचे का जोन भी जो है फ्रिजिड जोन कहलाएगा। हालांकि अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है समझना, लेकिन मैं आप लोगों से ये आशा कर रहा हूँ कि आप लोग को इसी वीडियो में सब कुछ समझा दूँ। और एक लाइक तो बनता है, और शेयर भी बनता है, और सब्सक्राइब भी बनता है, और आप लोग का प्रीशियस कमेंट भी बनता है। तो इस चीज़ को समझ गए आप, इसे टेम्परेट जोन बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक टेम्परेट जोन, यहाँ से यहाँ तक भी होगा, बस हमने नाम वर्गीकरण कर रखा है, नाम दे रखे हैं। फ्रिजिड जोन ऊपर वाला। हिंदी में अगर इसको बात करें, टेम्परेट जोन को बोलते हैं, तो इसको पूरे अच्छे से समझिएगा, इसी को बोलते हैं हम टेम्परेचर जोन। ठीक है, कहाँ पे जो है टेम्परेचर कैसा फॉल होता है उसी को हम बोलते हैं टेम्परेचर जोन। जोन के हिसाब से हमने इस अर्थ को डिवाइड कर दिया। ये समझना ज्योग्राफी में अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखना यहाँ पे ना एक टेम्परेचर डिफरेंस ये है, इस वाले पोर्शन में काफ़ी ज़्यादा हॉट रीजन होता है, यानी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे टेम्परेट जोन में वार्म टेम्परेचर होता है, यानी कि माइल्ड हॉट बोल सकते हैं, जिसको हम सहन कर सकते हैं। तो अगर आप कभी गोवा साइड गए हैं, हम अपने पर्टिकुलर इंडिया की बात करते हैं, ठीक है, गोवा यहाँ कहीं पर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के बीचों बीच से निकलती है, यानी कि जो है मैं आपसे बात कर रहा हूँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के बीचों बीच से निकलती है। तो इंडिया जो है हमारे बीचों बीच में यहाँ पे कहीं आता होगा ऐसे। तो
जितना पोर्शन यहाँ से नीचे आता होगा आपका मध्य प्रदेश से नीचे को, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जब मैं जाड़ों के टाइम पे दिल्ली में, उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, ठिठुरने वाला ठंड, एक्सट्रीम कोल्ड। मैंने 2-3 जैकेट्स वगैरह पहनी थी ताकि मैं रात को ट्रैवल कर सकूं। जैसे ही मैं फ़्लाइट में बैठा, दिल्ली से IGI इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मैंने फ़्लाइट ली। मैं गोवा पहुंचा, गोवा में पंजिम पहुंचा। तो जैसे ही मैं मुंबई पहुंच गया था, तो मुंबई आपको पता है ये वाली जोन में है, यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जस्ट नीचे। तो मुझे एहसास होने लग गया था कि गर्म तो है, या तो मुझे अंदर से कोई प्रॉब्लम है, या मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, या फिर कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। तो जो मेरे कपड़े थे, जो मेरी जैकेट्स थी, वो धीरे धीरे कम होने लग गई। और एज सून एज आई रीच्ड गोवा, तो वहाँ पे तो सर जनवरी का टाइम, रात के 12-1-2 बजे नॉर्मल टी-शर्ट में भी कंफर्ट फील हो रहा था। तो आप लगा सकते हैं कि ये जो टेम्परेट जोन, ये जो ट्रॉपिकल जोन है, यहाँ पे सन का, सूरज का कितना बड़ा रोल होगा। इसीलिए मैं आपको पूरा डिटेल में समझा रहा हूँ। इसको आप लिख लीजिएगा। इस वाले को बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ये मैंने लिख दिया, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है, लिखा हुआ था पहले भी। टेम्परेट को बोलते हैं शीतोष्ण। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अंदर जगह नहीं है, आप लोग समझ जाइएगा। शीतोष्ण कटिबंधीय, क्योंकि ये वाला टेम्परेट जोन उत्तर दिशा में है, नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो इसे हम बोलेंगे उत्तरी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और वैसे ही जो टेम्परेट जोन जो साउथ में है, 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री के बीच में, क्योंकि ये साउथ में है, ये दक्षिण में है, तो इसको हम बोलेंगे दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और एक और होता है, उसे बोलते हैं शीत कटिबंधीय, ठीक है, शीत कटिबंधीय यानी कि फ्रिजिड जोन। ये शीत कटिबंधीय, ये वाला हो जाएगा फ्रिजिड जोन, और नीचे वाला भी शीत कटिबंधीय, ठीक है। इस चीज़ को समझना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस चीज़ से आप समझ गए होंगे, ये वाला पोर्शन जो है हॉट, ये वाला पोर्शन वार्म, ये वाला पोर्शन कोल्ड। जम जाते हैं यहाँ पे बर्फ, ठीक है गाइज। चलिए अब आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग सा सब टॉपिक में इसमें लेके आया हूँ, और वो ये है कि वो सारी कंट्रीज, ऑल द कंट्रीज विच लाई इन इक्वेटर, वो आपको बतानी है ऐसी कौन कौन सी कंट्रीज हैं, कौन कौन सी कॉन्टिनेंट की वो कंट्रीज हैं, ठीक है गाइस, मेरे प्यारे दोस्तों। ये वाली कंट्रीज जो भी इक्वेटर पे लाई करती है, वो आपको पता होनी चाहिए। तो ज़रा गौर फरमाइएगा, ध्यान से देखिएगा। ये इक्वेटर लाइन है, भूमध्य रेखा, ये साउथ अमेरिका वाला कॉन्टिनेंट है, यहीं से शुरू करते हैं। एक कंट्री यहाँ पे लाई करती है, उसे हम बोलते हैं इक्वेडोर, ठीक। फिर ध्यान से देखिए, इक्वेटर लाइन गुजर रही है कोलंबिया से। फिर और आगे चलते हैं तो आ जाता है ब्राज़ील। ब्राज़ील का एरिया आप देख रहे हैं, सबसे बड़ा क्षेत्रफल है इसका। फिर बढ़ते हैं हम साउथ अमेरिका से अफ्रीका की तरफ। अफ्रीका में ये जो कंट्रीज़ है, यहाँ पे आपको छोटे से में लिखा हुआ दिख रहा होगा, मेरे फिंगर पे देखना, लिखा हुआ है साओ टोम एंड प्रिंसिपे। ये भी एक कंट्री है जिसकी कैपिटल है, यहाँ पे दिख रही है साओ टोम। तो ये भी इक्वेटर में ही है। तो आप समझ सकते हैं कि हीट कितनी ज़्यादा पड़ती होगी यहाँ पे। और बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। और आगे बढ़ते हैं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के मेन लैंडमास में घुसते हैं, तो एक कंट्री पड़ती है गैबन। फिर और ध्यान से देखिएगा, गैबन के जस्ट बगल में एक कंट्री है, यहाँ पे कॉन्गो दिख रही है आपको, जिसकी कैपिटल है ब्राज़ाविले, ठीक। एक कॉन्गो ये है, दूसरी कॉन्गो ये है, इसे बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। एक है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। फिर बढ़ते हैं और आगे की तरफ, तो आपको दिखेगी यहाँ पे एक छोटी सी कंट्री, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये जो लाइन है यहाँ पे टच कर रही है, ये है उगांडा। पिंक पोर्शन जो है उगांडा, जिसकी कैपिटल है कंपाला। उगांडा के बगल में है केनिया। केनिया की कैपिटल है नैरोबी।
केन्या के जस्ट बगल से निकलती है सोमालियन कंट्री, वहाँ से भी इक्वेटर लाइन बिल्कुल सोमालिया के साउथ से पास करती है। सोमालिया के डाकू आपने सुने होंगे, लुटेरे, ठीक है, इनकी जो है पूरी की पूरी कंट्री इससे ही चलती है, लूटपाट से। तो अफ्रीका में आपने कितनी कंट्रीज देखी जो इक्वेटर से पास करती है, वो आपको पता होना चाहिए। फिर बगल पे चलते हैं, तो यहाँ पे आपको फिर दिख रही है मालदीव्स, जिसकी कैपिटल है माले। तो मालदीव्स यहाँ पर समझ के आप ये मत समझना कि मालदीव्स तो इक्वेटर में फॉल करती नहीं। मालदीव्स में बताऊँ आपको, एक ऐसी कंट्री है जिसमें बहुत सारे आइलैंड हैं। आइलैंड समझ रहे हैं, जमीन के छोटे छोटे टुकड़े, बिल्कुल यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऐसे। तो करीबन 1192 में अगर एग्जैक्ट बोलूँ तो 1192 के आसपास ऐसे छोटे छोटे आइलैंड्स पड़ते हैं, जो किसके अंदर आते हैं, मालदीव्स के अंदर आते हैं। इसलिए मालदीव्स को इक्वेटर में माना गया है। फिर मालदीव्स से अगर आप और आगे आएंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर हमारे पास ये इंडोनेशियन आर्कियोपेलागो, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। इंडोनेशिया में सब कुछ आ जाता है, ठीक है, जावा, सुमात्रा। तो इंडोनेशिया एक कंट्री जो इक्वेटर से पास होती है। थोड़ा सा और आप इधर जाओगे तो आपको दिखेगी एक और कंट्री, वो है किरिबाती, जिसकी कैपिटल है बैरिकी। तो ये सारी कंट्री जो मैंने आपको दिखाई हैं, ये इक्वेटर से पास करती है। टोटल 13 कंट्रीज हैं। यहाँ पर आप ये 13 की 13 कंट्रीज देख सकते हैं, अच्छे से मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट कर रखी हैं। इसको जो है आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, ये मैंने आपको समझा ही दिया था, ठीक है गाइस। और यहाँ पर मैंने आप लोग के लिए लिख भी दिया है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो 3 कंट्री जो कि आपका साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट से होके गुजरती हैं, वो है इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। इनकी कैपिटल मैंने साइड पे लिखी है, क्विटो। कोलंबिया की कैपिटल बोगोटा, ब्राज़ील की कैपिटल ब्रासिलिया। फिर अफ्रीका कॉन्टिनेंट से जिन जिन कंट्रीज से इक्वेटर की लाइन गुजरती है, वो मैंने अभी आपको मैप में भी दिखाया था और यहाँ पे मैं समझा भी रहा हूँ। तो सबसे पहली जो कंट्री है वो थी साओ टोम एंड प्रिंसिपे, जिसकी कैपिटल है साओ टोम। फिर उसके बाद गैबोन, जिसकी कैपिटल है लिब्रविल। उसके बाद कॉन्गो। कॉन्गो में 2 कंट्रीज आती हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और दूसरी है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को हम कॉन्गो नाम से भी जानते हैं। ये बड़ी कंट्री है, यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसकी कैपिटल किंशासा है। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की कैपिटल ब्राज़ीलिया है। जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, या फिर हम इसे कॉन्गो कहें, बड़ी वाली कॉन्गो, तो इसकी पॉपुलेशन करीबन 67 मिलियन है, ठीक है। ये काफ़ी लार्ज पॉपुलेशन है। वहीं पे इसके कंपैरिजन में अगर सिर्फ रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की बात करें तो ब्राज़ील इसकी कैपिटल है, जिसकी पॉपुलेशन सिर्फ 6 मिलियन है, बहुत कम। फिर उसके बाद अगली कंट्री देखेंगे तो उगांडा की कैपिटल कंपाला। फिर केन्या और सोमालिया। तो यहाँ पर आपने अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में कितनी कंट्रीज देखी हैं, साओ टोम एंड प्रिंसिपे 1, गैबन 2, कॉन्गो 3, उगांडा 4, केन्या 5, सोमालिया 6। कॉन्गो में 2 हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो टोटल कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 countries which passes through which equator passes are these, ठीक है, and 3 countries through which equator passes, और वो भी कहाँ की, साउथ अमेरिका की 3 कंट्रीज, अफ्रीका की 7 कंट्रीज, और एशिया की बात करें तो 3 कंट्रीज, मालदीव्स, इंडोनेशिया एंड किरिबाती। ये लाइन बाइस लाइन, ठीक है। जैसे जैसे वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते जाएंगे, यहाँ से यहाँ की तरफ जाते जाएंगे, पहले मालदीव्स, फिर इंडोनेशिया, फिर किरिबाती। मालदीव्स में आपको पता होना चाहिए कि टोटल 1192 कोरल आइलैंड्स यहाँ पर हैं। अब एक छोटा सा होमवर्क मैं आप लोग को दे रहा हूँ। आप लोग का काम है कि वो सारी कंट्रीज जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, और वो सारी कंट्री जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होती है, इसको आपको नोट डाउन करना है, लिखना है अपने पास, ठीक है। तो बिना कोई देरी करे एक छोटी सी बात में जो है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टाइप का दे देते हैं नॉर्थ अमेरिका के बारे में।
ठीक है, तो ध्यान से देखिए इसको। ये हमने एक फिजिकल मैप हाँ कह सकते हैं ड्रॉ कर रखा है, और इसमें आपको दिखेगा कि कितनी कंट्रीज़ आपको यहाँ पे बेसिकली देखने के लिए मिलेंगी। एक अलास्का आपको देखने के लिए मिल रही है, ठीक है, फिर आपको दिखेगी कनाडा, फिर आपको दिखेगी नीचे यूएसए, फिर आपको दिखेगी नीचे मैक्सिको, ठीक है, और फिर कुछ कंट्रीज़ यहाँ पे जिसको हम सेंट्रल अमेरिका बोलते हैं, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। यहीं पे आपको गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया देखने के लिए मिल जाएगा। नॉर्थ अमेरिका के अगर वेस्ट साइड में देखें तो गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, और अगर ईस्ट साइड में देखें तो गल्फ ऑफ मैक्सिको। ऊपर अगर नॉर्थ अमेरिका के बिल्कुल नॉर्थ पोजीशन में देखें तो ब्रूफोर्ड सी, और बिल्कुल साउथ साइड में देखें जहाँ पर हम सेंट्रल अमेरिका की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको एक सी दिखेगा, कैरिबियन सी, और वहीं पे जो है वेस्ट इंडीज़, ऊपर से आपको ये आइलैंड कंट्रीज दिख रही हैं। तो बात करें स्पेसिफिकली नॉर्थ अमेरिका में कितनी कंट्रीज़ हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल 23 कंट्रीज़ हमारे इस पूरे पोर्शन में कवर होती हैं। तो चलिए बात करते हैं इस वाले पोर्शन की, अलास्का की। अलास्का पहले नॉर्थ अमेरिका का पोर्शन नहीं हुआ करता था। हाँ, ये है नॉर्थ अमेरिका से जुड़ा हुआ, लेकिन ये था, इसमें टेरिटोरियल जुडिक्शन हुआ करती थी रशिया की, ठीक। और इसकी स्टोरी मैंने आपको थोड़ी देर पहले, अगर आपने ध्यान से इस वीडियो लेक्चर को सुना तो बताई थी। तो 1853 से 1856 के बीच में एक वॉर चला था रशिया, और ये वॉर चला था रशियन अम्पायर और ऑटोमन अम्पायर के बीच में, जिसमें ऑटोमन अम्पायर जीत गई थी। तो ध्यान से सुनिएगा, इस बात को, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 1853 से 1856 के बीच में जो वॉर हुआ था उसे बोलते हैं क्रीमियन वॉर। रशिया और ऑटोमन अम्पायर के बीच में हुआ था। ऑटोमन अम्पायर में इंग्लैंड और फ्रेंच वगैरह सारे देश शामिल थे, हेल्प कर रहे थे, और रशिया अनफॉर्चुनेटली हार गई थी, और उस हार के कारण अपनी इस अलास्का वाले रीजन को, जो कि सारे स्नो से कवर रहता है, बेच दिया। और उस समय जो है अमेरिका के एक मिनिस्टर हुआ करते थे, या हम कह लें कि स्टेट सेक्रेटरी, यानी कि सचिव उस अमेरिका कंट्री के, उन्होंने अलास्का खरीद लिया रशिया से। और जो है रीजंस मैंने आपको बता दिए। और आपको एक बहुत पते की बात मैं बताऊं कि ये जो अलास्का आपको दिख रहा है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लैंड है। और वो क्यों है? क्योंकि इस लैंड में बाद में पता चलता है कि ये लैंड तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस लैंड में एक्सकवेशन करने के बाद, क्योंकि उस समय बर्फ़ से जो है अभी भी ढकी रहती है, लेकिन इसमें जो रिसर्च वगैरह की बाद में ये भी बिक गया था, तो पता चला कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें गोल्ड, सिल्वर, आयरन और पेट्रोलियम, ये सारी प्रोडक्ट्स, ठीक है गाइस। तो समझ रहे हैं, हम अभी पार्टिकुलरली जो है यूएसए की बात कर रहे हैं। यूएसए के ही अंदर ये अलास्का आता है, ठीक। और अलास्का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यूएसए की जो है पूरे, ये समझ लीजिए करीबन जो इसका जीडीपी है ना यूएसए का, वो अलास्का कंट्री जो है अपने आप में बहुत ज़्यादा जीडीपी कंट्रीब्यूट करती है। तो आप ये देख सकते हैं कि 1853 से 1856 के बीच में एक युद्ध हुआ था। किसके बीच में हुआ था? ऑटोमन अम्पायर, रशियन अम्पायर के बीच में हुआ था। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि विलियम सेवर्ट, जो कि यूएसए के स्टेट सेक्रेटरी हुआ करते थे, उन्होंने इस अलास्का को खरीद लिया रशिया से। ये हैं विलियम सेवर्ट, इन्होंने 1867 में खरीद लिया था, अलास्का खरीद लिया। और कितने में खरीदा वो भी मैंने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। फिर ये आप देख सकते हैं कि यूएसए की जीडीपी में अलास्का का विशेष योगदान है, यानी कि स्पेशल कंट्रीब्यूशन है अलास्का का भाई यूएसए की इकोनॉमी में, यूएसए की जीडीपी में, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो यूएसए में जो है टोटल 50 स्टेट्स हैं, जिसमें 48 स्टेट्स तो इस मेन लैंड पर हैं, ठीक है। एक ये हो गया अलास्का, और एक यहाँ पर आप थोड़ा सा जो है मैक्सिको के इधर देखेंगे, वेस्ट में देखेंगे, यहाँ पे आपको हवाईयन आइलैंड्स दिखेगा। तो ये भी जो है एक कंट्री है किसकी, यूएसए के अंदर आती है। तो यूएसए के पास टोटल कितनी कंट्रीज़ हैं? 50 कंट्रीज़ हैं।
फिर ये कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बता ही दिया था कि स्टेट किसे कहते हैं, स्टेट उसे कहते हैं जिसकी अपनी एक पॉपुलेशन होती है, एक एरिया होती है, एक गवर्नमेंट होती है और वो सोवरेन होती है और उसको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया जाता है, तब जाके वो स्टेट कहलाता है। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि टोटल कितनी कंट्रीज़ हैं। अलास्का की अगर बात करें तो यूएसए ने 1959 में अलास्का को अपना स्टेट डिक्लेयर कर दिया था। यूएसए का जो है अलास्का 49th स्टेट है। और अगर बात करें कि एरिया वाइज तो यूएसए का सबसे बड़ा स्टेट अलास्का ही है। और ये भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया था पूरा डिटेल में कि सामने यहाँ पर आपको ग्रीनलैंड दिख रहा है, ठीक है, हडसन की खाड़ी है नीचे। फिर और अच्छे से हम डिटेल में अगर देखेंगे नॉर्थ अमेरिका में तो जो माउंटेन रेंजेस हैं ना वो उसको बोलते हैं कॉर्डिलेरा। कॉर्डिलेरा जो माउंटेन रेंजेस हैं वो इधर वेस्ट में पड़ती हैं। वेस्ट यानी कि अमेरिका के वेस्टर्न पोर्शन में जो पर्वत श्रेणियाँ फैली हैं उसे बोलते हैं कॉर्डिलेरा, ठीक। और क्योंकि जो है इधर साइड पे वेस्ट में पड़ती हैं इसलिए इसे बोलते हैं वेस्टर्न कॉर्डिलेरा। इधर हो गया ईस्ट, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ठीक है। तो वेस्ट में पड़ती है ये जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, इसे इसलिए बोलते हैं वेस्टर्न कॉर्डिलेरा। तो गाइस अगर आज की वीडियो आपको समझ में आई है तो आप जो है प्लीज़ जाके एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये इतना जो कंटेंट जो है मैंने आप लोग के लिए बनाया। और करिएगा तो करिएगा, दैट्स गुड। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और अगली वीडियो पे इसको जो है इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। आई होप कि आप सबने एंजॉय किया होगा, अच्छे से सीखा होगा, बहुत कुछ जाना होगा। तो गाइस सिंपली जाते जाते आपसे मैं एक वर्ड बोलूँगा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, गो देयर एंड चेक इट आउट राइट नाउ। शेयर करेगा ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को ग्रो करवाइएगा। फिर अगली वीडियो में जो है नेक्स्ट वीडियो में हम क्या बात कर रहे हैं, हम फिजिकल डिवीज़न ऑफ नॉर्थ अमेरिका की बात करेंगे, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका में सारे माउंटेन रेंजेस वगैरह ईच एंड एवरीथिंग हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, हिंदी वाले छात्रों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नोट्स यहाँ पर मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आप चाहे तो लिख सकते हैं पॉज करके। जाने से पहले आप लोग को एक तोहफा, ये नोट करना आपके लिए, आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नॉर्थ अमेरिका की हम बात कर ही रहे हैं तो ये जो है जानने आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि उत्तरी अमेरिका तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, मैंने आपको बताया था। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि उत्तर पश्चिम में छोटे अलेutian द्वीप समूह से लेकर दक्षिण में पनामा के इस्थमस तक फैला हुआ है। समझ रहे हैं, इसका जो है ज्योग्राफिकल एक्सटेंट की बात कर रहे हैं कि कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार है, स्पेशली हिंदी वालों के लिए, ठीक है। इस महाद्वीप में उत्तर पूर्व में ग्रीनलैंड का विशाल द्वीप शामिल है। सुदूर उत्तर में यह महाद्वीप ग्रीनलैंड से लेकर अलेutian तक दुनिया भर में फैला हुआ है। पश्चिम में युवा पर्वत है जिनमें रॉकीज उत्तर अमेरिका की सबसे जो लंबी श्रेणी है वो भी शामिल है। फिर आप देखिए कि पश्चिम में यानी वेस्ट में यंग फोल्डेड माउंटेन्स हैं, ठीक है। ये जो है मैं आपको दूसरी वीडियो में बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ, आप जो है हिंदी वाले जो है नोट्स वगैरह देख सकते हैं। फिर आप देखिए ये वाला भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है गाइस, और समय आप अभी देख पा रहे हैं कि 2:51 हो रहे हैं और ये सुबह का समय है। अभी पूरा रात छाया हुआ है, अंधेरा है। इंग्लिश वाले छात्रों के लिए, फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश, ये नोट्स हैं, आप देख सकते हैं इन्हें। तो ये देखिएगा, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्टिनेंट, जो कुछ भी मैंने अभी तक आपको समझाया वो सब इसमें यहाँ पे नोट्स पे आपको मिल जाएगा। जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्टिनेंट्स, ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं। कॉन्टिनेंट इज़ वन ऑफ द अर्थ 7 मेन डिवीजन ऑफ लैंड, ब्ला 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 ब्ला, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ये देख लीजिएगा। फिर ये भी आप देखिएगा, इसको
इसको जो है आप क्विकली जो है नोट कर सकते हैं, पॉज करके इसे लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं।